तो नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। 4 दिसंबर को अपने देश में नौसेना दिवस मनाया जाता है और बुंदेलखंड में पहली बार नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। और इको लेके बुंदेलखंड में तमाम जो नौसेना के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको इकट्ठो करने को जो काम करो है कमोडोर विजय शंकर बघेली साहब ने करो है। और आज बुंदेली वार्ता में विजय शंकर बघेली साहब हमारे संगे बैठे हैं। इनसे अपन चर्चा करें कैसे बुंदेलखंड से नौसेना तक पहुँचे, नौसेना के अधिकारी और बड़े अधिकारी कमोडोर एक बड़ी रैंक के अधिकारी को आते हैं और फिलहाल अब सेवानिवृत्त हैं। तो बुंदेलखंड में जितने भी नौसेना के जवान थे उनको इकट्ठो करने को काम कर रहे हैं। और पहली बार बघेली साहब के सहयोग से बुंदेलखंड में नौसेना दिवस 4 जून को मनाया जा रहा है। कैसे मनाओ जाए, इसमें का अद्भुत है, का अलग है, जो बघेली साहब बताएं। लेकिन आज चर्चा बघेली साहब से हुई है। बघेली साहब बुंदेलखंड से एक पिछड़े छोटे से गांव से उठ के कैसे नौसेना के अधिकारी तक को सफ़र करो, इसके बारे में बघेली साहब से अपन चर्चा करें। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपको बुंदेली वार्ता में। जय हिंद। जय हिंद। तो साहब कहाँ से शुरुआत भई? पचोखरा गांव, एक पिछड़ो गांव जालौन जिला को, कैसे आप नौसेना तक पहुँचे और नौसेना में पहुँचे भी तो एक अच्छी रैंक के अफसर के तौर पे। तो बा कहानी सुनने में हम बहुत इंटरेस्टेड हैं और हमें लगता कि बुंदेलखंड की अपनी जितनी जनता है, जितने बुंदेलखंडी हैं, वे भी आपकी जा कहानी, आपको जो सफ़र सुनने के लाने बेताब हुई हैं। आप बताओ कि शुरुआत कहाँ से है भाई? पचोखरी से शुरू करो। हम पचोखरी में पैदा हुए। वो छोटा सा गांव है, वहीं हम अपने तालाब में खेलते रहते हैं। गांव के स्कूल में ही पढ़े हैं और अपने गांव में तालाब में खेलते थे अपने दोस्तों के संग। तो तैरव वैसे ही सीख गए। शुरू से तैरवे की बड़ी चावल थी। तो गांव के स्कूल में जैसे जाते हैं ज़मीन में बैठ के पढ़ते थे। पढ़ने में थोड़े कुशाग्र बुद्धि थे, ये सब लोग बताते रहते थे। तो गांव में पढ़ते पढ़ते तो जब विद्यालय पहली बार खुला जूनियर हाई स्कूल, तो वहाँ में हमने गाना भी गाओ। तो गाना याद है? का गाना याद है? पधारे अतिथि हमारे बीच, पुरवैया ने पंख पछाड़े, उड़ने लगा समीर। हमारे साथ गाने वाले कौन थे आप जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। राजेश रामाणी को नाम सुनो हुआ आपने? बिल्कुल सुनो। हमारे गांव के हमारे संगे पढ़े। हाँ। राजेश रामाणी, हम 2 जन ने जो गाना गाओ तो जब स्कूल सुबह स्कूल के पहले छात्र थे अपन। बाद छात्र स्कूल पढ़ने के बाद फिर उरई गए। उरई में पढ़ के तो हमें एनसीसी को बड़ा शौक हो गया और धीरे धीरे शौक करत करत तो हमें अच्छा लगा। ड्रेस अच्छी तैयार करते। फिर हम रात में पढ़ने पहुँचे तो वहाँ एनसीसी में हमें और इंटरेस्ट हुआ। हमारे भैया भाभी की मार्गदर्शन में, वे पिता तुल्य थे भैया भाभी, उनने ऐसा मार्गदर्शन, हमें बहुत इंटरेस्ट आया एनसीसी में। अपनी प्रेस करते, अपने जूता चमका उठते। तो हम सबसे बेस्ट करे, दुबले पतले जरूर थे लेकिन तेज थे। तो हम एनसीसी में सिलेक्ट हो गए। फिर एनसीसी के बाद सी सर्टिफिकेट के लाने भी सिलेक्ट हो गए, लखनऊ से हो गए। तो ऐसे हम चाव बढ़त गो। हाँ। और फिर एक दिन ऐसा हो गया, मैं सी सर्टिफिकेट मिल गया और मैंने नागपुर भेज दिया। तो 1 महीने नागपुर में ट्रेनिंग हुई। फिर लौट के आए तो एमएससी करी हुई है। इस बीच में बड़े टेस्ट दिए। हाँ। सब में सिलेक्ट हो जाते। हाँ। लेकिन मेडिकल अनफिट हो जाते, दुबरे पतरे थे। हाँ। लेकिन हमें छोड़ी नहीं, खूब दौड़ते, खूब तैरते। फिर फाइनली भगवान को ऐसो गांव के देवी कुछ पूजा वूजा करते, गांव में पूजा मंदिरन की। सिलेक्शन हो गो, नेवी में चले गए, कोचीन में, इतनी दूर। बाबे ना फोन आते ना कुछ, चिट्ठी पत्र लिखते हुए पोस्ट कार्ड। 1 जनवरी 80 को तो ज्वाइन कर ले। 1 जनवरी 1980। फिर हमने वहाँ 1 साल रगड़ा, खूब ट्रेनिंग भाई। तो हम तैरवे में बढ़िया आते, सब हर जगह फर्स्ट आ जाते थे। फिर दौड़वे में बहुत अच्छे थे, दुबरे पतरे थे। घर परिवार की का कहानी है थी उसमें, का स्थिति है थी? हमारा घर भी खास तौर से किसानी घर है, तो लेकिन पिताजी नौकरी करते, बड़े भैया थे। फिर बाकी घर में खेती बाड़ी, घर में भैंसें थी, गैया थी, बछड़ियाँ थी। हाँ। सब उनमें खेले कूदे, गाँव में गिल्ली डंडा खेले। हाँ। वो गांव को माहौल जैसे गांव का माहौल है। तो अच्छा, गांव में जब रह रहे थे उस समय, गांव ही से पढ़ाई कर रहे थे, तो गांव में खेत भी दिखा रहा है, पेड़ भी दिखा रहा है, पशु पक्षी भैंसियाँ खड़े जब भी काम करो हमने। लेकिन जब नेवी में गए तो तो दूर दूर तक या तो समुंदर। अब वो क्या है कि ऐसा वहाँ पहुँचे तो पहले शुरू में तो अच्छा नहीं लगा। हाँ। फिर धीरे 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 आदत बन गई। बहुत शुरू को एक्सपीरियंस कहा? तो शुरू में बहुत वहाँ पे जो फिजिकल ट्रेनिंग बोलती है, जिसके भाग दौड़ है, स्विमिंग है और सुबेरे पीटी और परेड। हाँ। ये खूब होती थी। हाँ। और खाना पीना एकदम दूसरों तरह होगा। गांव में कैसे और खाते, पलती मार के नीचे बैठ के और
चौका में नहीं घुस सका, वहाँ जूता पैर के खाए तो थोड़ा गड़बड़ लगा तो, लेकिन सब टाई माई लगा के खाने हुआ और छुरी कांटे से खाने, ऑफिसर मेस में जाने। तो शुरू में तो अटपटा लगा, लेकिन 1-1.5 साल में सब ठीक ठाक हो गया। लेकिन भीड़ भाड़ देख के बड़ा अजीब, फिर बम्बई में जब पोस्टिंग भई तो और अजीब लगो, इतनी भीड़ भाड़ में हमारी पोस्टिंग ना हो भगवान। लेकिन क्या बता, फिर बम्बई में 15 साल बिताने पड़े। विराट में भी पोस्टिंग करी, जो विमान वाहक होते, विक्रांत में भी करी और ट्रेनिंग शिप में करी। विदेशन में भी गए, समुद्र में घूमत रहे। समुद्र में जाके जो लगा तो कि हफ्तन चले जा रहे, अपनो गांव नहीं दिख रहा, ना पेड़ दिख रहा, ना पक्षी दिख रहे, कुछ नहीं दिखत। तो एनडीए पुणे की का कहानी? एनडीए में हम फिजिक्स पढ़ाते हैं। हमने एमएससी फिजिक्स करी है, गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो हमारा सिलेक्शन एनडीए में हुआ। फिजिक्स पढ़ा 3 साल हमने एनडीए में फिजिक्स पढ़ाई। जो बच्चे एनडीए में भर्ती होके आउट हैं, कक्षा 12 करके अपने देश के, तो उन सबको हम फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स के हम इंस्ट्रक्टर थे। वहीं से फिर हम एमटेक करने आईआईटी दिल्ली चले गए। अंडर वाटर साइंस मानी समुद्र विज्ञान में हमने आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई करी 1 साल। उतने सर्टिफिकेट मिलता, अब उसकी एमटेक डिग्री मिल जाते। लेकिन भगवान की दया, हम ऐसे गांव के कहाँ आईआईटी दिल्ली में भी पहुंच गए। तो आईआईटी दिल्ली में पढ़ी और एमटेक कर ली। तो एनडीए में पढ़ाई, जाके बाद हमारी पोस्टिंग फिर समुद्र में हो गई। समुद्र विज्ञान के हम स्पेशलिस्ट हैं और मौसम विज्ञान के भी हैं। वो पूना से कराई, वो सब नेवी ने कराया। हमारे माता समुद्र विज्ञान के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है हमारा। अच्छा साहब, समुद्र की का साइंस है। होता क्या है कि आम तौर पे पृथ्वी पे रहने वाला व्यक्ति, आप झांसी में रह रहे हो, चला तो सीधे, चला तो दाएं बाएं मुड़ जाते। लेकिन आपने अनुभव करोगे कि जब आदमी जाए एक डायमेंशनल मोशन कत, कहूँ आप बस में बैठ जाओ, पीछे वाली बस पे बैठ जाओ, स्पीड में जा रही हो, खराब रोड होए तो उल्टी आऊँ लगत कई लोगों काहे, वो डायमेंशन 2 डायमेंशन हो जाती। ऐसी बस हो रही है, ऊपर नीचे हो रही। उस समुद्र में तो और खतरनाक है, 3 डायमेंशनल मोशन हो जाती। तो शुरू में जाके हमें बहुत उल्टी होती थी। उसको कहते हैं सी सिकनेस, समुद्र की बीमारी हो जाती लोगों को। सी सिकनेस हमें भी वही थी। जैसे समुद्र में जहाज बंदरगाह से निकलो भैया, और कछु मील गो समुद्र में, ऊपर नीचे, नीचे जाता, ऊपर जाता, दाएं बाएं जाता, आगे भी जा रहा, तो वो आप अनुभव नहीं कर सकते। यहाँ बैठ के एकदम उल्टी आती है, तो वहीं ड्यूटी खड़े होके करने पर, तो उल्टी करो, बगल में बाल्टी धई रहती, वहाँ में उल्टी कर लो, ड्यूटी करो, उल्टी करो, फिर ड्यूटी। तो शुरू में थोड़ा सा नहीं, कई लोगों को बहुत होता, हमें बहुत सी सिकने बहुत होती हमें, फिर लेट जाते कई जने तो, लेकिन फिर 1-2 महीने 4 महीने बाद ठीक हो जाती है। 31 मई 2014। हाँ, लंबा समय आपने गुजारो, रिटायर हो गए। नौसेना में लंबी आपने सेवाएं दी। इसके बाद फिर आपने बुंदेलखंड के तमाम जो नौसैनिक हैं, जवान हैं, अधिकारी हैं, उन सबको इकट्ठो करो। इको विचार कहाँ से? अक्सर लोग रिटायर्ड हो जाते, कोई भी फील्ड में हो रिटायर्ड हो जाते, तो फिर पुरानी चीज़ें छोड़ देते, चलो कुछ नव शुरू करें। कौन गांव में जाके खेती बाती करत है, कौन को फूल लगाने, कौन को बगिया सजाने, कौन को खेती करने, अपना अपना इंटरेस्ट है। लेकिन आप इतने लंबे समय तक सेवा देवे के बाद भी फिर से एक बार बोले नहीं, अब नहीं। हाँ, हुआ कछु है। अब तो बहुत अच्छी बात आपने पूछी, हमें बड़ा खुशी है जब बात से आपने क्या पे पूछी हम बात को जवाब दें। भाव का जब हम रिटायर हो गए तो हमारा कैरियर बहुत अच्छा था, विशिष्ट सेवा पदक मिला जैसे आप बिल्कुल। तो हम तुरंत वहाँ पे एक मिलिट्री कॉलेज है मानेसर में, एमटी मिलिट्री कॉलेज, तो वहाँ में हमें कमांडेंट बना लोगो। तो 4 साल अपनी सेवा होते रही, तो हम जो ट्रेनिंग देते वहाँ उतने हैं। जब हम झांसी में सेटल हुए, जब झांसी में आ गए तो हम काम करने की आदत पड़ गई। अब वो वैसे भी किसान परिवार के और किसान बैकग्राउंड के और गांव के आदमी, तो मन ना लगो, तो हमने आके एक संस्था खोल दी, सैनिक गौरव सेवा संस्था। वो बाकी नाम स्कूल खोल दिया मडोरा रोड पे, खूब बढ़िया स्कूल, सैनिक स्कूल। खैर मैंने जिंदगी में सैनिक स्कूल चला है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे, खिल्ली मडोरा के पास, खिल्ली जो बड़े गाँव मडोरा के पास। हमने देश के सारे सैनिक स्कूल संभाले, तो हमारे रग रग में पढ़ाई लिखाई भरी थी। हम शिक्षा विभाग के हैं, एमएससी करी है। तो हम शिक्षा के जगत में प्रशिक्षण के उसमें जब यहाँ आए तो देखा नौसेना के बहुत कम लोग हैं। बाको सबसे बड़ो कारण कहा तो भैया, सबसे बड़ो कारण जो है कि तो देखत रह हवाई जहाज उड़ा है तो एयरफोर्स, रोड पे ट्रक जा रहे थे वो, लेकिन इतना समुद्र दिखाई दे, न सफ़ेद वर्दी दिखाई दे।
तो आपको बताया जो हाथी ग्राउंड में जब भी कोई प्रोग्राम फौज का होता है हम सफ़ेद वर्दी में जाते हैं, कम से कम लोग देखें सफ़ेद वर्दी की है नौसेना की। तो हमने कहा नौसैनिकों को इकट्ठा करें। बहुत कम नौसैनिक अपने क्षेत्र में, जागरूकता कम है। तो हमारे मन में हमने एक प्रण ले लो, मन ही मन में सोच ली जा, अंदर ही अंदर सोच ली कि हमें जागरूकता ले अपने समाज में। तो स्कूलों में जाने लग गए, हमने स्कूल खोल दिया कि नौसेना के बारे में, फिर स्कूल में जाके लेक्चर दिया 2-3 स्कूलों में, और नौसैनिकों को ले जा। कितने नौसैनिक जुड़ गए बुंदेलखंड के? लगभग 60 नौसैनिक जुड़ गए। हाँ, आश्चर्यजनक है ये। 8 थे खाली जब लास्ट ईयर हमने पिछले वर्ष शुरू किया था, तो लगभग 8 ही थे, आज 60 है लगभग। उन सबको इकट्ठा करके इस वर्ष हमने और क्या किया, चुप नहीं बैठे। बम्बई में एक डॉकयार्ड है सबसे बड़ा देश का, मझगांव डॉकयार्ड। उतने से हमने जहाज को एक मॉडल मंगवाओ, नमूना बहुत बढ़िया, 15 फीट लंबो जहाज। उत्तर भारत में कहूँ नहीं आया सो, न मध्य भारत में। तो हमने कि बुंदेलखंड में वहाँ चाहिए। हमारे नाम विशिष्ट सेवा प्रदर्शन ने दे दो, आवे जावे में हमने व्यवस्था बनाई। बाकी कैसे हेल डोले नहीं चाहिए, बड़ी मुश्किल में आओ, बाकी पैकिंग। अब वो आ गओ 4 दिसंबर को। वह यहाँ के जो सबसे बड़े छावनी के अधिकारी हैं यहाँ पे, मेजर जनरल साहब जिनको वो GOC कहते हैं, उनके हाथों से उसका उद्घाटन हो रहा है। सैनिक स्कूल में हमने रखवा हुआ है, सजा रहे हैं, तैयारी वो देखने को मिले पूरे बुंदेलखंड बारन को, वो सैनिक स्कूल में, झांसी के सैनिक स्कूल में। कैसे वहाँ प्रेरणा मिलेगी लोगों को, वहाँ हमारे सब पूर्व नौसैनिकों को भी हम बुला रहे हैं, प्रेरणा भी मिले। और संगे संगे जो झांसी बारी बुंदेलखंड बारी जिन्हें कभी नौसैनिक देखे ही नहीं है, अधिकतर लोगन ने, हम 95% लोगन की बात कर रहे हैं, हालांकि 5% लोग के तुम देखे आए हों ना, तो नौसैनिक देखे थे कि लोगन ने ना उनकी वर्दी देखी, ना उनके वाहन देखे, ना उनके हथियार देखे। तो अब कम से कम कछु चीज तो देखने को मिले। होते समुद्र को दृश्य भी है वहाँ में। और वो रडार भी घूमता है, पीछे प्रोपेलर वर्किंग मॉडल है, जैसे जहाज चलता है वैसा ही है वो मॉडल, चलतू हालत में। हाँ, रखा जरूर बहुत बड़ा योगदान है आपको। हाँ, तो हमने कि यहाँ की प्रेरणा लेके यहाँ के लोग भर्ती तो है नौसेना में। हाँ, यहाँ के जवान जाएं, यहाँ के अधिकारी जाएं, गिने चुने हैं, बहुत गिने चुने अधिकारी और जवान यहाँ के। लेकिन अब प्रेरणा होगी, जागरूकता आएगी। हम 3 विद्यालय कवर कर चुके हैं पिछले एक हफ्ते, और हमारा उद्देश्य 3 विद्यालय और कवर करें। और जितने जवान हैं सबसे बोला है कि ताकि जागरूकता है, हम कम से कम में भर्ती लोग आए 4 जून को देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात नौसेना की क्या है भैया, सुन रहे हुए बुंदेलखंडी लोग, आप लोग सब समझ लो कि अब नौसेना ज्वाइन करो, आधी दुनिया आपने अब घूम लो था समुद्र के रास्ते। जैसे हमने इक्वेटर 6 बार क्रॉस करी समुद्र को, जो अरब सागर और यहाँ से लेके ऑस्ट्रेलिया तक। हमारे और आगे जवान आएंगे, वो बताएंगे जवानों ने तो हमसे ज्यादा देश घूम ले। कैसे आपने कितने घूम ले, कितने बंदरगाह कौन कौन? अबे जो यहाँ पूरब में ऑस्ट्रेलिया तक गए हमारे जहाज होते, जितने रास्ता में पोर्ट पर को गिनाए, फिर भी 2-4 इंडोनेशिया मलेशिया के जो पोर्ट है सब, और सिडनी तक गए हम। इतने ज्यादा नहीं गए। उते यात्रा को अरब सागर है, अरब सागर से ऊपर जाते हैं गल्फ की वो है, और वो मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर है। इतने तक गए हम, जैसे नहीं। लेकिन हमारे बहुत सारे यहाँ बुंदेलखंड में कुछ जवान, नौसैनिक जवान ऐसे हैं, उन्हें दुनिया के चक्कर हमसे दोगुने घूमे हुए। हमें गर्व है। मोटा माटी आप एक जानकारी दे दो, जैसे हमें तैसे झांसी से दिल्ली जाना, बस से जा रहे 6 से 7 घंटा लग जाए, 400 किलोमीटर दिल्ली। बस एवरेज 60 की स्पीड से 70 की स्पीड से चलाता। जो जहाज है सेना को, उनकी स्पीड का है, यानी जैसे 100 किलोमीटर तय करना है तो कितना समय लगे। जितना बड़ा जहाज बाकी उतनी स्पीड कम होता है, बहुत भारी होता, चलता फिरता एक छोटा मोटा कस्बा समझ लो जहाज। हमने विराट और विक्रम जो सबसे बड़े जहाज थे अपने समय में, उन पे सर्विस की, तो उनकी गति ज्यादा 30 किलोमीटर होती, लेकिन जो 30 किलोमीटर प्रति 30 नॉट होते हैं तो उसको 45 हो गई प्रति घंटा, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। जितना बड़ा उतनी गति कम। लेकिन जितना छोटा गति अधिक, जैसे मिसाइल बोट 71 के युद्ध में मिसाइल बोटों ने कमाल किया था, हमने उस पर लेख भी लिखा है। मिसाइल बोट छोटी बोट होती है, इसमें मिसाइलें फट रहती हैं, उसकी स्पीड काफी होती है 54-55। मिसाइल बोट का क्या नाम था? नाम विद्युत पे साफ की विद्युत है, निर्गत है, निपट है, निशांत है, बहुत सारी 6 मिसाइल बोटों ने 71 के युद्ध में भाग लिया था, हमने उस पर लेख भी लिखा है। तो समुद्र में गति कम होने का कारण होता है बहुत भारी भरकम होता है जहाज, और उसमें कोई है तो नहीं कि वो किससे घर्षण मिले, धरती तो है नहीं वहाँ, पानी में पीछे प्रोपेलर चलता है।
तो गति ज़्यादा नहीं हो पाती है। गति बड़ा जहाज गति कम, छोटा जहाज गति अधिक, ये है। पनडुब्बी की गति और कम होती। अच्छा, बहुत सारे अपने बुंदेलखंडियन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुई है कि उन्हें लेखपाल समझ में आत, उन्हें तहसीलदार समझ में आत, उन्हें एसडीएम के बाद फिर एडीएम, डीएम, कमिश्नर, सचिव, ये सब चीज़ें समझ में आती उन्हें आसानी से, जो भी देख रहे। चूँकि नौसेना के बारे में हम लोगों को ज़्यादा कहूँ बताई नहीं गई न, हम लोगों में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी नहीं है और बताई भी नहीं गई, दो ही चीज़ें हैं। नौसेना में जो आप बैठे हो, कॉमोडोर हो, अगर इतने के कौन अधिकारी के समतुल्य मानो जाए तो कौन से अधिकारी? ब्रिगेडियर, आर्मी में ब्रिगेडियर। हाँ, और सिविल में डीआईजी रैंक के एक अफसर, कॉमोडोर। और भर्ती के तरीका जवानों की भर्ती होती है, अफसरों की भर्ती होती है। और जो जवान होते हैं वो भी अफसर बन सकते हैं। आपको इंटरव्यू में कुछ आएंगे जो अफसर बन के रिटायर हुए, जवान बन के भर्ती हुए थे। हाँ। अपने बुंदेलखंड के ऐसे हैं, गर्व है हमें इस पे। आएंगे इंटरव्यू आप लेंगे। अच्छा, कि नेवी की संरचना कैसे, स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ से शुरू? सबसे पहले सैनिक जो भर्ती होता है उसको सेलर बोलते हैं, उसके आगे चलते लीडिंग सीमैन बनता है, सीमैन, लीडिंग सीमैन, फिर पेटी ऑफिसर, फिर चीफ पेटी ऑफिसर, फिर मास्टर चीफ सेकंड क्लास, मास्टर चीफ फर्स्ट क्लास, फिर ऑनरेरी रैंक। ये जवानों में है। फिर अधिकारियों में सब लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, इसके बाद बनता है लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन, कमोडोर जो मैं हूँ, फिर रेयर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल जो एक ही होता है नेवी में। तो ये संरचना है। वो 3 कमांड है नेवी के। एक पश्चिमी नौसेना कमांडर, सबसे महत्वपूर्ण, मजबूत, ताकतवर, और ऑपरेशनल कमांड है मुंबई, उसका हेडक्वार्टर है। एक कमांड है पूरब में विशाखापट्टनम, वो एक कमांड है दूसरा, और दक्षिण में ट्रेनिंग कमांड है, वो कोचीन में है। ये 3 कमांड। वो मुख्यालय दिल्ली में है अपना नौसेना का। मुख्यालय में भी मैंने 10-12 साल सर्विस की है। आप के बारे में बताया, पुरुलिया सैनिक स्कूल के बतौर प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य। हाँ, कैसा अनुभव रहा? 3 वर्ष में पढ़ा हूँ और पुरुलिया में बहुत अच्छा अनुभव रहा सैनिक स्कूल में। और वो बॉर्डर पे है, बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर है। और अब उसको झारखंड कह रहे हैं। उस समय मैं वहाँ पे 3 साल रहा हूँ। और बच्चे आते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, सच्ची बात बताएं। जब उनकी आंखों में झांकते तो हमें सपने दिखाएं उन्हें, हमें उन्हें पर्सनल एग्जाम्पल बनना पड़ता है बच्चों को। हमें एक गलती का गुंजाइश नहीं कर सकते हैं, जब ट्रेनिंग में कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक पद पे हैं, आपकी तरफ सबकी आंखें हैं, पूरे स्टाफ की, सारे बच्चों की, वर्कर की, पेरेंट्स की। तो ये बहुत चैलेंजिंग अपॉइंटमेंट था और हमने बहुत तन्मयता से और गर्व के साथ किया कि हम एक पचोगरा से गाँव से उठ के कहाँ लाल बत्ती की गाड़ी मिली थी, झंडा ये वो, और हमें ये गर्व होता था। और हम दिन रात इसी में रहते थे, बच्चों का जीवन कैसे बनाएं, वो बनाया हमने। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, सारे सैनिक स्कूलों का नेतृत्व किया। निरीक्षण अधिकारी रहे आप पूरे देश के 33 सैनिक स्कूल देश में थे उस समय। अब बढ़ गए हैं। सब स्कूलों का मैं निरीक्षण करता था। अच्छा, जो अपने झांसी में सैनिक स्कूल है, मेरे रिटायरमेंट के बाद शुरू हुआ वो। आपके रिटायरमेंट के बाद शुरू हुआ। लेकिन मुझे लगता है बुंदेलखंड में कोई और सैनिक स्कूल नहीं है इसके अलावा। मैंने खोला था वो, जिसकी मैं गौरव सैनिक, वो प्राइवेट है। सैनिक गौरव उसी पद्धति पे। लेकिन ये सैनिक स्कूल जो खोला गया है, ये सैनिक स्कूल इधर अमेठी और मैनपुरी 3 सैनिक स्कूल एक साथ खोले गए। उत्तर प्रदेश में कोई सरकारी सैनिक स्कूल पहले नहीं था, केंद्रीय सरकार का। ऐसी लखनऊ में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। केंद्र का नहीं है वो। उसका संचालन राज्य सरकार करती है। इन तीनों का, अमेठी और झांसी और एक और मैनपुरी, इनका संचालन केंद्र से होता है। ये हमारे रिटायरमेंट के बाद खुले हैं ये तीनों। तो बुंदेलखंड में यदि सबसे नजदीकी कोई सैनिक स्कूल है तो वो धौलपुर है। धौलपुर होना चाहिए। वो सैनिक स्कूल नहीं है, धौलपुर में मिलिट्री स्कूल है। मिलिट्री स्कूल 5 ही है पूरे देश में। वो ब्रिटिश पीरियड के थे, पहले उसको जॉर्जियन स्कूल बोलते थे, वो ब्रिटिश स्कूल। लेकिन ये सैनिक स्कूल है, इनकी जो आधारशिला है अपने देश स्वतंत्र होने के बाद रखी गई थी पहले। अच्छा, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में कैसे हम लोग भेद समझें? मिलिट्री स्कूल में आमतौर पे मिलिट्री के जो जवान हैं या मिलिट्री के जो अधिकारी हैं या आर्मी नेवी एयरफोर्स, उनके ही बच्चों को प्रवेश मिलता है। सैनिक स्कूल में ऐसा नहीं है, कोई भी प्रवेश पा सकता है जो लिखित परीक्षा पास करे, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सैनिक स्कूल में। लेकिन कोई भी सरकार ने बोला मिलिट्री स्कूल आगे नहीं खोले जाएंगे, ब्रिटिश पीरियड के थे वही चले जा रहे हैं।
ब्रिटिश के पीरियड में 5 थे तो 5 आज भी हैं। उनका कंसेप्ट नहीं बदला है, लेकिन सैनिक स्कूल बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी तो PPP मॉडल में भी सैनिक स्कूल शुरू हो गए। तो ये सैनिक स्कूल में जवानों के भी बच्चे हुए, सिविलियन के भी बच्चे हैं, गरीबों के भी बच्चे हैं, और ST SC सब उसमें एक निश्चित वो दिया हुआ है, इतने % ये है, कोई भी जा सकता है, छूट है इसमें। अपने सेवा काल के दौरान कोई अच्छी घटना आपने देखी हो, कोई बहुत बुरी घटना से गुजरना पड़ा हो कभी? नहीं, क्या है कि हमें जब ट्रेनिंग दी जाती है इस बात के लिए हमें तैयार किया जाता है कि हर परिस्थिति से हम गुजरें। फिर भी मुझे अपनी जीवन काल में 88 में 86-87 के बीच में जब IPKF पे जब राजीव गांधी साहब हमारे श्रीलंका गए थे, तो हमारे पोत को हम 21 दिन की सेलिंग के बाद लौट रहे थे कोचिंग, बीच समुद्र में हमारे पोत को आदेश हुआ। ये तो बाद में पता चला, बताता नहीं कोई, तो पोत सब सोच रहे थे अपने घर पे पहुंचेंगे, अपने घर का खाना खाएंगे, लेकिन पोत चला गया श्रीलंका। वहाँ हमें 10 दिन हमारे पोत को निगरानी के लिए कोलंबो कोर्ट से बाहर किया। वो स्थिति ऐसी थी कि युद्ध जैसे माहौल थे। IPKF का तो जमीन पे हो रहा था, समुद्र में कोई युद्ध नहीं हो रहा था। वो परिस्थिति मैंने पहली बार देखी कि कितना अलर्ट, 24 घंटे हम लोग सजग रहते थे, और बड़ा लगता था कुछ एक्शन नेवी को भी मिलना चाहिए, लेकिन नेवी को एक्शन नहीं हुआ था। तो लोग बोलना हो तो समुद्र में स्विमिंग कराया गया, स्विमिंग में अच्छा था, तो एक शिप से दूसरे शिप जाने में उतने गहरे समुद्र में, तो वो जो क्षण थे हमारे लगभग 10 दिन के, वो बड़े उत्कंठा से भरे थे और चैलेंज से भरे थे। मन में कुछ भय भी था, लेकिन हम क्या है कि हमारी नौसेना श्रीलंका की नौसेना से कई गुनी थी, गर्व था, लेकिन हमें दिखता था कोलंबो पोर्ट वहाँ है, लेकिन हम जा नहीं सकते थे। लेकिन 10 दिन जो हमने देखा कि न्यूज़ आती थी कि हमारा राजीव गांधी साहब भी आए थे, हमारी भारतीय सेना ने बहुत कुछ उसमें शहीद भी हुए थे, तो वो समय हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत चैलेंजिंग लगा। और वो स्थिति ऐसी थी कि मुझे गर्व हो रहा था कि हम कुछ, क्योंकि हमने कोई युद्ध नहीं लड़ा अपने जीवन में। कारगिल का हुआ तो कारगिल में कोई नौसेना का काम नहीं था, वही एक मौका था। हमें लगता था कि मैंने डाइविंग भी कोर्स किया है कि मुझे मौका मिलेगा कुछ, पूरी सफलता तो, लेकिन समुद्र में तैरा तो वहाँ पे बस देखो युद्ध नहीं हो पाया नौसेना से, लेकिन युद्ध की स्थिति में हम लोग रहे। अच्छा, एक और जिज्ञासा है मेरी कि समुद्र के अंदर संचार कैसे? यहाँ तो मोबाइल नेटवर्क हैं, बड़े बड़े मोबाइल हैं। मोबाइल के पहले वो छोटे छोटे फ़ोन आते थे वायरिंग वाले, अब मोबाइल आ गए हैं, स्मार्टफोन आ गए, अब तो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं, शायद ऐसी चीज़ें भी होंगी जो हमें पता नहीं होंगी अभी तक। समुद्र में संचार कैसे है? मान लीजिए आप 500 किलोमीटर दूर अंदर हैं या 500 मील अंदर हैं। देखिए है क्या, आपके इसमें संचार के स्पेशलिस्ट भी आएंगे, उनसे भी पूछें, मैं अपना बताता हूँ जी। हम जो भी संचार समुद्र में करते हैं, दुश्मन को ना उसका पता चलना, बिल्कुल सब कोडेड लैंग्वेज में ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। जब हम समुद्र में युद्ध क्षेत्र में या एक्सरसाइज में जाते हैं तो साइलेंट हो जाते हैं, वी डोंट ट्रांसमिट एनीथिंग, ओनली कोडेड वर्ड जो होते हैं, कम्युनिकेशन अपना हमारा जो होता है, एक उसकी अपनी भाषा होती है, सिग्नल्स जिसको कहते हैं, वो आदान प्रदान होते हैं, साइन लैंग्वेज वो आदान प्रदान होते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के थ्रू, उसको डिकोड करना बड़ा कठिन होता है। उसकी ड्यूटी हम करते थे। क्रिप्टो ऑफिसर इनक्रिप्टेड होता है, क्रिप्ट करके एनक्रिप्ट होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, उनके अलग अलग वो होते हैं कि बहुत कितना सीक्रेट है या टॉप सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल। ये तो सतह से सतह पर, सतह के अंदर कैसे करते हैं? सोनार होते हैं, हमारे रडार होते हैं डिटेक्ट करने के लिए। अब पनडुब्बी को करना है ऐसे, पनडुब्बी तो एकदम साइलेंट रहेगी, अपना प्रोपेलर भी नहीं चलाएगी, उसकी आवाज़ भी दूर तक सुन जाएगी दुश्मन को। तो बहुत सारे सिस्टम ऐसे थे, पनडुब्बी साइलेंट होकर बैठ जाएगी, कोई कम्युनिकेशन नहीं करेगी, वो वेट करेगी उसके रेंज से कोई जहाज गुजरे और फिर टारपीडो छोड़ दे वो। तो समुद्र में इनक्रिप्टेड मैसेज ही प्रयोग होते हैं और साइलेंट टावर होता है। कोई लेकिन इमरजेंसी हो जाए तो उसको भी गवर्नमेंट का अपना चैनल, रेड हॉट चैनल जो होते हैं हेडक्वार्टर से, उस पर आम व्यक्ति नहीं, खाली कमांडिंग ऑफिसर को लिंक होता है उसको, ऐसा, ताकि कोई दुश्मन देश अपनी बात को नहीं सुन पाए क्या कम्युनिकेट हो रहा है। बिल्कुल नहीं, सब इनक्रिप्टेड बात ही होती है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जानना था
समुद्र के ऊपर तो जहाज होता है। हाँ। समुद्र के नीचे सबमरीन की क्या कहानी है? कितने लोग बैठ सकते हैं? क्या रहता है? कितनी देर तक वो अंदर रह सकती है? क्या है? क्या होता है कि हमारी पनडुब्बियाँ आधुनिक पनडुब्बियों से मुकाबला करने सक्षम है। हमारे यहाँ न्यूक्लियर पनडुब्बी भी प्रयोग में आ गई। हाँ। अब न्यूक्लियर कंसेप्ट और जो सबमरीन जो हमारी डीजल से इलेक्ट्रिक से चलती है, आमतौर पे इलेक्ट्रिक जो बैटरीज होती हैं उनका प्रयोग होता है उनको चार्ज करने के लिए। रात में सरफेस पे पनडुब्बी आती है, अदरवाइज हफ्तों पनडुब्बी पानी के अंदर अंदर बनी रहती है। उसके पास अपना ऑक्सीजन जनरेशन होता है, खाने का सामान होता है, पीने का लिए पानी होता है। लेकिन आपने देखा है नेवी वालों को, आपको जान के मैं दाढ़ी में हूँ जी, मेरी ये पहचान हमें राष्ट्रपति से लेनी पड़ी लिखित, जब लेफ्टिनेंट डेज थे। अगर आप पनडुब्बी में जाएंगे तो आपको 10 दिन जबरदस्ती, आप 15 दिन जा रहे हैं क्योंकि आप दाढ़ी बनाओगे तो पानी खर्च होगा। आपको सैंडल पहनने की परमिशन दी जाती है, मोजे थोड़े गंदे हो जाएंगे, डिस्पोजेबल अंडरगारमेंट्स होते हैं, पानी लिमिटेड रहता। मान लो 10 दिन 12 दिन से ज़्यादा रहना पड़ा समुद्र में तो पानी कहाँ से आएगा? तो नेवी वालों को परमिटेड है दाढ़ी रखना, आर्मी वाले एयरफोर्स वालों को दाढ़ी रखना परमिटेड नहीं है। इसका एक रीज़न ये भी है कि हम पानी बचा सकें जब हम समुद्र में युद्ध में जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिए, आप समुद्र के अंदर हैं, जहाँ देखो चारों तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी है। लेकिन इसके बाद जब आप पनडुब्बी में हैं तो आपको वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। वो आदत बन जाती है। और एक होता क्या है कि पनडुब्बी का जीवन एक अपने आप में अलग है। उसमें खेल कूद के लिए भी कोई जगह नहीं, लेकिन वर्जिश कर सकते हैं। जगह होती है कि आप यहाँ पे व्यायाम कर सको और आप हाफ मिनट पर रहो ताकि। और वहाँ पे पनडुब्बी में दरवाजे भी बड़े नहीं होते कि आप खड़े होकर दौड़ के भागें, झुक करके चलना पड़ता है, ऐसे गोल होते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो पनडुब्बी का जीवन एक डिफरेंट है, पानी का जीवन डिफरेंट हो, हवा का जीवन एक डिफरेंट है। जो हवाई जहाज में हमारे जो, आपको एक और जानकारी दें जी, भारतीय सेना जो थल सेना है सतह पे जमीन पे लड़ाई करती है, बिल्कुल। वो वायुसेना हवा में लड़ाई करती है। लेकिन नेवी की चुनौती जो 3 गुनी हो जात भैया। अब बुंदेलखंडी थोड़ी कम बोल पा रहे हैं ना, 3 गुनी हो जात। काहे में समुद्र के सतह पे लड़ाई करने, समुद्र के अंदर सतह से जहाज को जहाज पे मारने, या जहाज से बंदरगाह पे कराची हार्बर हमने, और समुद्र के अंदर भी लड़ाई करने नीचे पनडुब्बी से। पनडुब्बी है तो वह दुश्मन की तो मारने, जैसे गाजी मारी थी। हाँ। या पनडुब्बी पे हम हैं तो मैं जहाज को मारना है 5 समुद्र के अंदर। और ऊपर जैसे विराट विक्रांत पे लगभग 28 से 29 हवाई जहाज रहते हैं जो लड़ने वाले। हाँ। वहाँ पे क्रेनें भी रहती हैं, ट्रैक्टर भी रहते हैं, हेलीकॉप्टर भी रहते हैं। वो तो एक मिनी शहर है। जितना अपनो शिवाजी नगर है, इसे भी शायद थोड़ा बहुत बड़ा हो। उसमें 2,500-3 हज़ार आराम से आदमी रहते वहाँ में। ट्रैक्टर 2-3-4 होते हैं, क्रेनें भी होती हैं। एक बड़ा गाँव। हाँ, हमने कहा ना कस्बा बड़ा सा। उसमें 12-14 तल हैं विराट में, नीचे से लेकर ऊपर तक। इतना जनरेटर होता है कि पूरा आपको शिवाजी नगर का जो वीरांगना नगर वगैरह सब जगह की बिजली जल जाएगी। तो हम सतह पे भी लड़ते हैं, सतह के ऊपर भी लड़ते हैं और सतह के नीचे भी लड़ते हैं। तो 3 डायमेंशनल नेवी कहते हैं। तो हमारी चुनौती 3 गुनी हो जाती है। अच्छा, सेवा काल के दौरान बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे अवार्ड भी मिलते हैं। आप तो खैर बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं नौसेना में, तो हमें समय का क्या अनुभव रहा है? देखिए, हम शिक्षा जगत से अधिक जुड़े रहे हैं। शिक्षा जगत में हमें बहुत सम्मान मिले हैं। उनमें कई हैं, उनमें से 2-3 को हम गिना देते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन अवार्ड है, मदर टेरेसा एक्सीलेंट अवार्ड है, और आपके जो असम और बंगाल की जो गवर्नमेंट, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट से हमें प्रतिनिधित्व मिला। सबसे बड़ा अवार्ड राष्ट्रपति से मिला, विशिष्ट सेवा पदक। वो हमारी कौन थे उस समय राष्ट्रपति? प्रणब मुखर्जी जी। हमारा चित्र है उनके साथ। प्रणब मुखर्जी के साथ उन्होंने हमें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया, क्योंकि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में सैनिक स्कूलों में बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए। देश के जो सैनिक स्कूल थे उनके कार्यशैली में हमने बहुत परिवर्तन लाने की कोशिश करी जी। तो इसलिए हमें विशिष्ट सेवा पदक मिला था भैया। और बुंदेलखंड गौरव अवार्ड भी मिला हमें। हाँ, दिल्ली में दिया गया था, क्योंकि वो बुंदेलखंड का था। यहाँ के लोगों को पता, जब मैं नेवी में ही था हमें आमंत्रित किया गया, और अपनी यहाँ से वो सांसद थी उस समय, वो उमा जी और अपने ये दाढ़ी वाले साहब भी, अपने कौन है, अपने जो वो भी केंद्रीय मंत्री रहे, वो भी थे चित्र पे।
अपने जैन साहब प्रदीप जैन साहब, वो भी थे मंच पे दोनों, जब हमें अवार्ड मिला दिल्ली में, मंच पे दोनों ही उपस्थित थे। ऐसा संयोग था, उमा भारती और ये प्रदीप जैन साहब दोनों ही उपस्थित थे। तो गौरव बुंदेलखंड गौरव सम्मान ये भी। और हमें इसके अलावा जो भारतीय सेना के नौसेना अध्यक्ष हैं उनसे भी हमें सम्मान मिला है। उसको बोलते हैं पदक, उनका नौसेना पदक, नौसेना पदक नहीं, उसको कहते हैं नौसेना के जो अध्यक्ष का कमेंडेशन लेटर बोलते हैं, प्रशंसा पत्र, ये सही शब्द है। हाँ। नौसेना अध्यक्ष को। तो ये हम क्या छोटे से गांव के थे, लगनशीलता से, वो ईमानदारी से काम करते रहे, वो ऊपर को प्रमोशन होता रहो भैया अपने। ई के अलावा वे कछु चल रहा। हाँ, हम लगे हुए हैं दिन रात के। हमारा नौसेना दिवस बहुत सफल रहे। हाँ। और यहाँ पे बुंदेलखंड में हमने एक संस्था खोली अपनी, सैनिक संस्था, राष्ट्रीय सैनिक संस्था, राष्ट्रीय लेवल पे जुड़े हैं। वह राष्ट्रीय सैनिक संस्था में सबको जोड़ के हम चाहते समाज में कुछ अच्छे काम करते रहो, ताकि समाज में जागरूकता सैनिकों के प्रति बनी रहे। क्योंकि जो सैनिक में डेडिकेशन होता है, जो मतलब ईमानदारी है, लगनशीलता है, और कर्तव्य निष्ठा है, वो आम नागरिक से अधिक है। तो हमें लगता है कुछ करते रहो। हम 70 के हुए वाले तो लगे था हमें कम काम मिलो, हमें लगा था हम दिन में और कुछ कर लें। हम सवेरे शाम के कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। अब बैठे बैठे क्या करें, ये घुटना दर्द करने लगे हैं बैठे बैठ जाएं तो अब बैठे नहीं। 4 जून की क्या तैयारी है फिर? अब 4 दिसंबर की पहली तैयारी तो ये है कि सैनिक स्कूल में मॉडल, जो हमने जहाज का मॉडल है, लेटेस्ट जहाज का काम करने वाला, यहाँ के जो छावनी के सबसे बड़े अधिकारी यहाँ के हैं, 31 डिप के GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग, उनके हाथों उसका उद्घाटन होगा, शुभारंभ होगा। और उनके वहाँ ही सारे हमारे पूर्व नौसैनिक आएंगे, उनके साथ ही फिर सायंकाल को इकट्ठे होकर के हम एक दूसरे की यादों को याद करेंगे, थोड़ा सा सांस्कृतिक अपने बीते दिन याद करेंगे, हिलेंगे मिलेंगे, एक गेट टुगेदर है। अभी हम इसी उपलक्ष्य में स्कूलों में जाकर के जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उपलब्धि है। कई स्कूलों में जाकर के नौसेना के बारे में बता रहे हैं कि है क्या, ताकि लोग जानते नहीं भर्ती। कई बच्चों को ये पता नहीं कि मर्चेंट नेवी जो होती है, व्यापारिक सेना और नौसेना में कोई फर्क नहीं है। पूछते हैं यहाँ क्या होता है, तो हम उन्हें साफ बताते हैं। जैसे एक ट्रक आर्मी का जा रहा है, एक ट्रक जा रहा है, तो उनको उतना समझ में नहीं आता। व्यापारिक जो जहाज है उसमें व्यापार का काम होता है। उस बड़े से बड़े जहाज में ज़्यादा 30 से 40 लोग होते हैं। हमारे बड़े से बड़े जहाज में 2,500 से 3,000 लोग होते हैं काम करने वाले। तो ये अंतर है, यही बहुत बड़ा अंतर है। वो व्यापारिक है और हम देश सेवा के लिए युद्ध करते हैं, हम लड़ाई करते हैं, जमीन पे, सरफेस पे, नीचे और ऊपर, 3 तरह की लड़ाई करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो ये थे हमारे साथ कोमोडोर हैं जो विजय शंकर बबेले साहब, इनसे हमने आज चर्चा की और आपको बताया कि नौसेना के बारे में क्या कुछ लोगों के दिमाग में है, लोग क्या कुछ सोचते हैं, असल हकीकत क्या है। बहुत सारे लोग बुंदेलखंड के नहीं जानते नौसेना के बारे में। तो ऐसे ही हम 4 जून तक आपको नौसैनिकों से, नौसेना के जो अफसर हैं, जो सैनिक हैं, उनसे हम आपको लगातार मिलाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप 4 दिसंबर तक सब कुछ सीख जाएं, नौसेना के बारे में सब कुछ समझ जाएं, ताकि कल के दिन आपसे कोई नौसेना के बारे में पूछे तो आप ये ना कह पाएँ कि हमें नहीं पता भैया जो का होता नौसेना और कैसो का होते। एक एक चीज़ आपको बारीकी से बताइए। अलग अलग कैडर के, अलग अलग बैच के, अलग अलग कई अधिकारी, अलग अलग कई कर्मचारी नौसेना के मिले बुंदेली वार्ता की टीम, और उनकी पूरी जो सफ़र है उनको वो आपको दिखावे को प्रयास करें। ये रिपोर्ट में फिलहाल या ये साक्षात्कार में एते कई। और साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुंदेली वार्ता के कार्यक्रम में जय हिंद समय निकालो। जय हिंद।